आज आपको राशि अनुसार भी सबसे उत्तम दान आपके लिए कौन सा है जिससे आपके सारे काम बनेंगे, पंडित जी विशेषकर ये बताने वाले हैं। तो आइए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। पहले मेष राशि के जातकों की बात है। मेष राशि वालों को अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए? कौन से महा उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं? पंडित जी, मेष राशि। देखो, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप मेष राशि के हैं और आपके घर में इन 9 देवियों का आगमन हो रहा है तो आपको विधिसम्मत इनकी पूजा करनी चाहिए। और जो भी आपके पास हलवा, पूड़ी, खीर, जलेबी, दही, जो भी वस्तु आपके पास है उन्हें भोजन कराने के लिए, वो आप उन्हें भोजन कराएं। और उन्हें एक नाशपत्ती, जो फल नाशपत्ती है ये, और हरे रंग की चूड़ियाँ, ये भी आप उनको दीजिए। और घर में जितने भी सदस्य हैं आप उन सदस्यों की संख्या गिन लीजिए और नवरात्र की नवमी के दिन या अष्टमी के दिन उतने पेड़ लगाने की व्यवस्था कीजिए। अगर आप नवरात्र में उतने पेड़ लगा देते हैं, और उसमें पेड़ लगाते समय ध्यान रखिएगा पीपल भी होना चाहिए, बेलपत्र भी होना चाहिए और आंवले का भी पेड़ होना चाहिए। ये 3 देववृक्ष जो हैं, अगर इनको आप रोपण करते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं वृषभ राशि के जातक, तो वृषभ राशि के जातकों को अष्टमी और नवमी पर भी कन्याओं को क्या दान करना है, कौन से उपाय करने हैं, आइए अब आपके लिए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखो, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र होता है और शुक्र की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा है। आपका तो शक्ति के उपासना में विशेष मन होना चाहिए और आपकी इष्ट भी प्रायः देवियां ही होती हैं। ऐसे में कन्याओं को आप शारदीय नवरात्र में, जो पीछे नवरात्र गया है, उसमें तो ऊनी वस्त्र दान करना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा वस्त्र दान करना चाहिए जो उनके लिए अनुकूल हो। सेव, अनार और लाल चूड़ियाँ भी दान करना चाहिए। ज़रूरतमंद कन्याओं की मदद भी करनी चाहिए। अष्टमी या नवमी पर अपने घर में मोरपंख ले आकर के स्थापित करना चाहिए और कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। कन्याएं जब घर से जाने लगें तो थोड़ा सा चावल आपके ऊपर डालकर और आपकी पीठ ठोंक करके अपने घर जाएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से हम मिथुन राशि के अगर आप जातक हैं तो मिथुन राशि के जातकों को नवरात्र की अष्टमी और साथ ही नवमी पर भी कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, मिथुन राशि वाले, और ये रंग कैसे जुड़ता है अलग अलग राशियों के साथ? जो जिसका रंग होता है, समझ रहे हो, उसके पंचम भाव को हम देखते हैं। ठीक है, तो इससे रंग जुड़ता है। तो पंचम क्या वो भाव रंग हमेशा फायदा ही पहुंचाता है किसी भी राशि के जातक को? अगर कोई राशि का जातक है तो उसके कुंडली में ये देखा जाएगा कि लग्न कुंडली प्रभावी है कि जन्म कुंडली प्रभावी है, चंद्र कुंडली। तो एक होती है लग्न कुंडली, कौन व्यक्ति किस लग्न में पैदा हुआ, उससे पंचम और नवम भाव का जो स्वामी होता है और लग्न का जो स्वामी होता है, वो रंग हर समय उसके लिए शुभकारी होता है। पता कैसे चलेगा कौन सी कुंडली प्रभावी है, लग्न या चंद्र? ये तो बुद्धिमान ज्योतिषी पता करेगा। तो कि ये दोनों ही चीजें, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ इन चीजों में हाँ पता लग जाती हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ आते ही तुरंत पता चल जाता है कि चंद्र कुंडली प्रभावी है कि लग्न कुंडली प्रभावी है। तुरंत पता चल जाता है। अगर लग्न कुंडली बहुत निर्बल हो और चंद्र कुंडली बहुत मजबूत हो तो ऐसा जातक राजा महाराजा बनता है। अगर लग्न कुंडली मजबूत हो और चंद्र कुंडली कमजोर भी हो तब भी ऐसा व्यक्ति राजा महाराजा बन जाता है। समझ रहे हो? तो इसलिए दोनों कुंडलियों का सम्यक अध्ययन करना चाहिए और किस कुंडली का फलादेश किसके ऊपर। देखो, ज्योतिष शास्त्र जो है, ये फलित ज्योतिष जो है, ये देश काल परिस्थिति के आधार पर फलादेश कहा गया है और भिन्न भिन्न जो है हमारे ऋषियों महर्षियों के अलग अलग मत भी हैं इसमें। ठीक है,
जैसे पहले जो ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ था उसमें ये कहा गया कि कन्या का विवाह 7 वर्ष में होगा, 9 वर्ष में होगा, 11 वर्ष में होगा, 13 वर्ष में होगा। ये किताबों में भरा पड़ा हुआ है। लेकिन आज अगर आप देश समाज को देखिए तो मतलब कि आप कह नहीं सकते कि 21 साल के नीचे किसी का विवाह होगा। ठीक है, गैर कानूनी न भी हो तब भी आज पहले करियर, उसके बाद विवाह। तीसरी बात, संतान, 5 संतान होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे, 11 होंगे, 15 होंगे। 15 तक की संख्या का संतान योग लिखा हुआ है ज्योतिष शास्त्र में। अब 2 के ऊपर जिसको बता दोगे तो आपकी गति क्या होगी। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ है कि 12वें वर्ष में सर्प काटेगा, 16वें वर्ष में सर्प काटेगा। पहले सर्प काटने की घटनाएं बहुत होती थी। 11वें वर्ष में चेचक निकलेगी, चेहरे पे दाग होगा, ये होगा, वो होगा। ये सब अब कुछ नहीं है। तो देश काल परिस्थिति का मूल्यांकन करके जब व्यक्ति किसी का फलादेश करता है तभी उसमें सफलता मिलती है। जो यहाँ के व्यक्ति को लागू हो रहा है वो अमेरिका में भी हो, जरूरी नहीं होगा। क्योंकि अब देखो ना, जैसे यहाँ किसी की कुंडली में लग्न में शनि बैठा हुआ है तो उसका रंग श्याम वर्ण जरूर होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अगर लग्न में शनि है तो उसका सांवला रंग जरूर होगा। लेकिन अगर इंग्लैंड में कोई पैदा हुआ, उसके लग्न में शनि हुआ, तो क्या वो सांवला होगा? नहीं होगा ना। तो देश काल परिस्थिति का मूल्यांकन करके सोचना चाहिए। ठीक है पंडित जी, अब मिथुन राशि वालों को हाँ, तो मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप कन्याओं को सेब, अनार और लाल चूड़ियां दीजिए। माँ काली के मंदिर में सिंदूर और नींबू की माला चढ़ाएं। सिंदूर का मतलब है कि आप नींबुओं की माला बना करके उस पर हल्का सा सिंदूर और तेल लगा करके वो माला माता के अगर आप अर्पण करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। और कन्याओं का विधि समेत पूजन करेंगे तो इससे भी आपको भुक्ति मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और किसी भी प्रकार के पाप, भय और किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र की अष्टमी या नवमी पर कौन से उपाय हैं पंडित जी? जो भगवती का आराधक होता है ना, उसे किस बात का भय और किस बात की चिंता, पाप और बाधा से मुक्ति पाने के लिए, अपने पराक्रम और शौर्य को बढ़ाने के लिए, भय से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को खीर, हलवा और केसर वाला चावल खिलाइए। जितना बढ़िया आप श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं उतनी बढ़िया से बढ़िया पूजा करिए। हो सकता है मैं उतनी बढ़िया ना बता पा रहा हूं, मेरा मुंह बताने में छोटा पड़ रहा हो, लेकिन अगर आप उससे भी बढ़िया कर सकते हैं। कभी कभी हमारी सोच में जो बात नहीं होती है वो यजमान के सोच में बात होती है कि पंडित जी ये तो हाँ समझ में आता है, करिए तो बड़ी जरूरी चीज है। तो ऐसा नहीं कि मैं पूर्ण हूं और सारी बात बता दे रहा हूं। हो सकता है आपके मन में जो मैं सोच रहा हूं इससे भी बढ़िया कोई बात हो तो उसको कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा पंडित जी ने नहीं कहा है तो मुझे नहीं करना है। जरूर करिएगा। अगर आपका मन कह रहा है ये अच्छी चीज है तो जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी कर्क राशि वालों को भी बता दीजिए, महा उपाय क्या है, कौन सा दान? देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कन्याओं का विधिवत पूजन करने के बाद उन्हें श्रृंगार की सामग्री जरूर दीजिए। जैसे 2-3 वर्ष की कन्याओं को भी और मतलब कि बड़ी 9-10 की कन्याओं को भी आपको क्या देना चाहिए? रिबन, जिससे उनके बाल बांधे जाते हैं, रिबन, बक्कल जो बालों में क्लिप लगाई जाती है, नेल पॉलिश, लाल लाल चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें अगर आप कन्याओं को देंगे तो कन्याएं उससे खुश होंगी। और 2 और 3 साल की जो कन्या है उसको अगर आप खिलौना ला करके दे दीजिए, खेलने वाला खिलौना लिया करके दे दीजिए। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं और गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं तो कन्याओं को एक एक खिलौने वाली कार दे दीजिए। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं और घर नहीं खरीद पा रहे हैं, किराए के मकान में मर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको चाहिए कि घर का बना हुआ खिलौना जो हो वो आप कन्याओं को देकर देख लीजिए, आपको घर मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन वैभव हो तो सभी कन्याओं को एक एक गुल्लक दे दीजिए जिसमें पैसा जमा किया जाता है, और हर गुल्लक में आप जो है कुछ कुछ सिक्के डाल करके कन्याओं को दे दीजिए। तो देखिए आपके घर में धन वैभव बढ़ेगा। तो कन्याओं को सिल्वर कलर की चूड़ियां भी आप दे सकते हैं और ज़रूरतमंद बच्चों को ऊनी कपड़े दे सकते हैं।
माँ लक्ष्मी को लाल फूल की माला चढ़ा सकते हैं। इन सब चीजों से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब आइए एक बार फिर राशियों की चर्चा करते हैं। सिंह राशि के जातकों की बात। नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए, ये जान लेते हैं। पंडित जी, सिंह राशि वाले। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, जब आप कन्या पूजन करिएगा ना, तो मिठाई, संतरा, सुनहले रंग की चूड़ियां, ये सब कन्याओं को दीजिएगा। और 3 साल वाली जो कन्या है उसको तो कपड़े जरूर दीजिएगा, लेकिन एक लड़की को कपड़ा देंगे ना तो बाकी लड़कियों का श्राप आपको लगेगा। तो इसलिए आप सामर्थ्य हो तो सभी लड़कियों को कपड़ा दीजिएगा। अगर न सामर्थ्य हो तो एक एक चुन्नी ले आकर के सभी के गले में डाल दीजिएगा। इतना तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, हम कन्या राशि के जातकों का भी इंतजार खत्म किए देते हैं। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपका कौन सा दान बनेगा इस अष्टमी और नवमी महादान? पंडित जी, इनके लिए क्या बताएंगे? कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप कन्याओं की विधिवत पूजा करिए मन लगा करके, और उन्हें गरी गोला और चूड़ियां घर से जाते समय दीजिए। 2 से 10 साल तक की कन्याओं को भोजन कराइए। अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा अष्टमी या नवमी के दिन अगर लगा सकते हैं, घर में आंगन है तो, नहीं तो ईशान कोण में अपने घर के उत्तर पूर्व के कोने में एक तुलसी के पौधा अगर अभी तक नहीं है तो उसका रोपण आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और दोनों ही इस शुभ दिन पर यानी कि अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को क्या दान करने से मिट जाएगा हम सभी का हर दुख, हर रोग, डर और पाप? पंडित जी, कोई भी चाहे उपवास कर रहा है, नहीं कर रहा है, मात्र दान भी करना चाहता है, कौन सा है महादान? देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए, रोग, शोक, संताप और भय को मिटाने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए छोटी कन्याओं को खिलौने और खेल सामग्री अगर आप दान करें और बच्चियां खिलौना पाकर खुश हो जाएं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके दरिद्र का दमन होना उसी दिन से शुरू हो जाएगा। क्योंकि कन्याओं की प्रसन्नता ही आपके पूजा का उद्देश्य है। कन्याएं मन से खुश हुई आपके ऊपर कि बस जय जय बम बम हो गया। इसलिए हर वो काम करिए जिससे कन्या खुश होकर के और खूब संतुष्ट होकर के आपके यहाँ से जाएं। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। और अगर कन्याएं संख्या में ज़्यादा आपके यहाँ आ गई हैं तो उन्हें तिरस्कृत, अपमानित मत करिएगा, उन्हें भी बैठाइएगा, उनकी भी सेवा शुश्रूषा जो आपसे बन सकती है वो जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन बहुत खास जानकारियां पंडित जी आपको विशेषकर बता रहे हैं महादान से जुड़ी। और अब बात तुला राशि के जातकों की। नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय आपके लिए बहुत शुभ होने वाले हैं? पंडित जी, इनके लिए बताइए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप कन्याओं की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें आपको खिलौने और हरी चूड़ियाँ देना चाहिए। किसी शिव मंदिर में जा कर के शिव पार्वती की जहाँ प्रतिमा हो वहाँ पार्वती माता के लिए मालपुए का भोग लगाना चाहिए। किसी मंदिर में जाकर साफ सफाई में सहयोग करना चाहिए। तो ये सब काम अगर आप करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आइए अब जान लेते हैं कि आपके लिए कौन सा दान है इस नवरात्र महादान। पंडित जी, वृश्चिक राशि के जातक। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, खूब विधि समेत कन्या पूजन करिएगा। और कन्याएं पढ़ती हैं ना, तो उन्हें कुछ किताबें दान करिएगा, अनार का फल दान करिएगा, सेब दान करिएगा, नारंगी रंग की चूड़ियाँ दान करिएगा। और खूब दिल खोल करके कन्या पूजन करिएगा। और शाम को महाकाली मंदिर में जाकर के एक नारियल चढ़ा करके तब घर आइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं धनु राशि के जातकों के लिए कि कौन सा दान इस नवरात्र आपको करना है आज और कल नवमी पर भी। पंडित जी, देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कन्याओं को कपड़े, केसर वाली मिठाई और गोल्डन चूड़ियाँ दीजिए। ज़रूरतमंद लोगों को कंबल दीजिए। अपनी माँ को भी नया कपड़ा गिफ्ट करिए। इन सब चीज़ों से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
स्त्रोत सब लोग पढ़िएगा, एकदम पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, यही आपसे मेरी विनती है। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी सब ये जान लेते हैं। पंडित जी इनके लिए भी बता दीजिए। देखिए, यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो आप अच्छी तरह से मानिए कि आप बृहस्पति से प्रभावित हैं और धर्म कर्म तो आपके रग रग में बसा होगा। ठीक है, आप कन्याओं को जब विधिवत पूजन कर लें, उन्हें आप प्रसाद पवा दें, उसके बाद घर से जब वो जाने लगें तो उन्हें श्रृंगार सामग्री भी दें। छोटी कन्याओं को रंग बिरंगे रिबन, गोल्डन की चूड़ियाँ, और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप सभी बच्चियों को खिलौने दे सकते हैं उनकी उम्र के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ज़रूरतमंद लोगों को अनाज दान करिए, महाकाली को नींबू और लाल फूलों की माला चढ़ाइए। इन सब चीज़ों से आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।